चलिए कुछ सवालों को करते हुए हम इस अध्याय की समाप्ति कर देते हैं और इस वीडियो में हम बहुत से सूत्रों का उपयोग करेंगे और अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हम हमारे इंट्यूशन का प्रयोग करते हुए सवाल कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें बताया गया है कि घटनाएं E और F इस प्रकार हैं कि घटना E की प्रायिकता है 1/4, घटना F की प्रायिकता है 1/2 और घटना E और F इसकी प्रायिकता है 1/8। तो यहां पर यह एक घटना है E और F, इसकी प्रायिकता 1/8 है। तो हमें यहां से सबसे पहले घटना E या F की प्रायिकता ज्ञात करनी है और साथ ही साथ इसका दूसरा भाग है कि E नहीं और F नहीं, इस घटना की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से इसे करने का प्रयास किया होगा। चलिए अब हम साथ में मिलकर इसे देख लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला भाग कर लेते हैं। तो E या F की हमें प्रायिकता बतानी है। तो हम जानते हैं कि इसे हम E यूनियन F की प्रायिकता या E सम्मिलन F की प्रायिकता कह सकते हैं और यह बराबर होता है E की प्रायिकता प्लस F की प्रायिकता माइनस E सर्वनिष्ठ F या E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। और यह हमने हमारी पिछली वीडियोस में सिद्ध कर रखा है कि हम E यूनियन F की प्रायिकता को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास E की प्रायिकता भी है, F की प्रायिकता भी है और यहां पर E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता भी ये है। तो अब हमें बस ये मान रखकर इसे हल करना है। तो चलिए अब यहां पर मान रख लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा E यूनियन F की प्रायिकता या E सम्मिलन F की प्रायिकता बराबर में 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। चलिए अब हरों का यानी कि डिनोमिनेटर्स का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम ले लेते हैं। तो वह 8 आ जाएगा और 8 एलसीएम आ जाने से हमें अंश में देखिए यहां पर क्या मिलेगा, 2 + 4 - 1 और बट्टे में 8। तो 2 + 4 6 हो जाएगा और 6 - 1 यानी 5। तो हम कह सकते हैं E सम्मिलन F की प्रायिकता 5/8 हो जाएगी या E या F की प्रायिकता 5/8 आ जाएगी। चलिए अब E नहीं और F नहीं की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो यहां पर प्रत्येक शब्द का अर्थ होगा, जैसे कि E नहीं का अर्थ है E', F नहीं का अर्थ है F', और का अर्थ है सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं E' सर्वनिष्ठ F'। तो हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब समुच्चय नामक अध्याय में जो हमने चीजें पढ़ी थी, यदि वे आपको अच्छी तरीके से याद है तो आपको यह याद होगा कि इस E' सर्वनिष्ठ F' को हम E सम्मिलन F का डैश लिख सकते हैं, यानी कि E यूनियन F का पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं E सम्मिलन F का पूरक, और इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और इसे आपकी पाठ्य पुस्तकों में डी मॉर्गन का नियम कहा गया है। तो यह हमने डी मॉर्गन के नियम से लिखा है। अब यदि हमें यह पूरक हटाना है तो हम यहां पर 1 में से इस प्रायिकता को घटा देंगे, तो 1 माइनस E सम्मिलन F की प्रायिकता। और देखिए E सम्मिलन F की प्रायिकता हमें पता है जो कि 5/8 है। तो हम यहां पर 5/8 रख देते हैं। तो यह 1 माइनस 5/8 बन जाएगा और 1 माइनस 5/8 3/8 के बराबर आ जाएगा। इसका अर्थ है कि E नहीं और F नहीं की प्रायिकता 3/8 आ जाएगी। अब हो सकता है कि आप इस डी मॉर्गन के नियम को भूल गए हों, तो चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं कि डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है। तो यहां पर हम डी मॉर्गन का नियम लिख लेते हैं और इसे समझने के लिए पहले हम एक प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस बना लेते हैं। और मान लीजिए कि इसमें 2 घटनाएं हैं, घटना E और घटना F। तो यह तो E है और यह F है और यहां पर हम E सम्मिलन F लिख लेते हैं यानी कि E यूनियन F लिख लेते हैं। इसमें वह सब कुछ आ जाने वाला है जो या तो इस नीले क्षेत्र में है या इस हरे क्षेत्र में है। तो अब देखिए डी मॉर्गन के नियम के अनुसार यदि हम यह चीज लिखते हैं E' सर्वनिष्ठ F', तो यह किसके बराबर आना चाहिए? यह नियम कहता है कि यह चीज E सम्मिलन F के डैश के बराबर आएगी, अर्थात E यूनियन F इस समुच्चय का हम पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो ये दोनों आपस में बराबर आने वाले हैं। तो अब आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए, आपके सामने यह दृश्य है। तो यह सोचने का प्रयास कीजिए कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और इसके बारे में सोचा होगा। चलिए अब हम मिलकर इसके बारे में सोचते हैं।
तो सबसे पहले यहां पर देखिए ई डैश का अर्थ होगा वह संपूर्ण भाग जो ई के बाहर है, यानी कि इस नीले क्षेत्र के बाहर है। तो देखिए ई के बाहर एक तो यह ग्रे क्षेत्र है, तो यह इसके अंतर्गत आ जाएगा, और उसके बाद में यह जो शुद्ध हरा क्षेत्र है यानी कि प्योर ग्रीन रीजन है, यह भी इसके अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि यह भी ई के बाहर है। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रे क्षेत्र और यह शुद्ध हरा क्षेत्र ये संयोजित रूप से ई डैश का निर्माण करेंगे। चलिए इसके पश्चात हम एफ डैश की बात करते हैं। तो एफ डैश के अंतर्गत वह संपूर्ण भाग आ जाएगा जो कि एफ के बाहर है, यानी कि इस हरे क्षेत्र के बाहर है। तो इसके अंतर्गत एक तो यह ग्रे क्षेत्र आ जाएगा क्योंकि यह एफ के बाहर है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यह शुद्ध नीला क्षेत्र यानी कि प्योर ब्लू जोन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि यह भी इस एफ के बाहर है। चलिए अब हम इनकी साथ में बात करते हैं। तो ई डैश सर्वनिष्ठ एफ डैश का अर्थ होगा ई डैश और एफ डैश का उभयनिष्ठ भाग अर्थात कॉमन पार्ट। तो अभी अभी हमने जिन दोनों क्षेत्रों की बात की थी उनमें उभयनिष्ठ भाग कौन सा होगा? देखिए, न तो वह शुद्ध नीला क्षेत्र होगा न ही वह शुद्ध हरा क्षेत्र होगा, वह यह ग्रे क्षेत्र होने वाला है। तो इसका मतलब है यहां पर यह जो ई डैश सर्वनिष्ठ एफ डैश लिखा हुआ है यह हमारा ग्रे क्षेत्र होने वाला है। अब जरा यह सोचिए कि यह ग्रे क्षेत्र क्या होगा। तो यह ग्रे क्षेत्र वह संपूर्ण भाग होगा जो कि नीले क्षेत्र या हरे क्षेत्र के बाहर है। अब जो मैंने अभी अभी बोला है उस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने कहा है इस नीले क्षेत्र या हरे क्षेत्र के बाहर वाला भाग यह ग्रे क्षेत्र होगा, यानी कि ई सम्मिलन एफ के बाहर वाला भाग यह ग्रे क्षेत्र होगा। यही बात तो बोली है मैंने। तो ई सम्मिलन एफ के बाहर वाला भाग ही तो यहां पर लिखा हुआ है। देखिए ई सम्मिलन एफ का डैश लिखा हुआ है, यानी कि ई सम्मिलन एफ का पूरक लिखा हुआ है जो कि ई या एफ के बाहर वाले भाग को दर्शाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों चीजें समान होने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डी मॉर्गन का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे अभ्यास करते हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है घटनाएं ई और एफ इस प्रकार हैं कि ई नहीं या एफ नहीं की प्रायिकता 0.25 है। तो हमें यहां से पता करना है कि क्या ई और एफ परस्पर अपवर्ज्य यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो मैं कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से यह करने का प्रयास कीजिए। तो दो घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य कब होती हैं? हम जानते हैं कि दो घटनाएं परस्पर अपवर्ज्य तब होती हैं जब उन दोनों घटनाओं के मध्य कोई भी उभयनिष्ठ भाग यानी कि कॉमन पार्ट नहीं होता, जिसका मतलब है कि उन दोनों घटनाओं का जो सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन है वह फाई या शून्य होता है। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन दोनों घटनाओं के एक साथ होने की प्रायिकता शून्य यानी कि 0 होती है। तो हमें यहां पर यह जो कुछ भी दिया गया है इससे हम ई सर्वनिष्ठ एफ तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें यहां पर दिया गया है। तो देखिए ई नहीं का अर्थ हो जाएगा ई डैश, एफ नहीं का अर्थ हो जाएगा एफ डैश, या का अर्थ हो जाएगा सम्मिलन यानी कि यूनियन। तो यह प्रायिकता हमें 0.25 के बराबर दी गई है। अब चलिए यहां पर कुछ गणितीय फेरबदल कर लेते हैं। तो हम इस ई डैश सम्मिलन एफ डैश को ई सर्वनिष्ठ एफ का पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और यह सब कुछ हम समुच्चय नामक अध्याय से लिख पा रहे हैं। यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो चलिए इसे हम यहां पर समझ लेते हैं। मान लीजिए यह तो हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस है, और इसमें ई है एफ है, तो यह तो ई है यह एफ है, और इन दोनों का जो यह उभयनिष्ठ भाग यानी कि कॉमन पार्ट है यह ई सर्वनिष्ठ एफ हो जाएगा। तो देखिए अब यदि हम ई डैश की बात करते हैं तो वह संपूर्ण भाग आ जाएगा जो कि ई के बाहर है। तो ई के बाहर एक तो यह ग्रे क्षेत्र है और साथ ही साथ यह शुद्ध हरा क्षेत्र है। तो ये दोनों भाग इस ई के बाहर होंगे, और एफ डैश का अर्थ हो जाएगा वह भाग जो इस एफ के बाहर है यानी कि इस हरे क्षेत्र के बाहर है। तो इसके अंदर एक तो यह ग्रे क्षेत्र ही आएगा और एक यह शुद्ध नीला क्षेत्र आ जाएगा। अब देखिए यदि हम ई डैश और एफ डैश का सम्मिलन करते हैं तो इनका यूनियन करने पर हमें यह तीनों भाग मिल जाएंगे, यानी एक तो यह ग्रे क्षेत्र मिल जाएगा, एक यह शुद्ध हरा क्षेत्र मिल जाएगा और एक यह शुद्ध नीला क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये तीनों क्षेत्र हमें मिल रहे हैं। तो अब सोचिए यहां पर हमने ज्यादातर भाग तो ले लिया है, कौन सा भाग नहीं लिया है? तो हमने केवल यह ई सर्वनिष्ठ एफ वाला भाग नहीं लिया है।
तो हम कह सकते हैं ई डैश सम्मिलन एफ डैश में संपूर्ण भाग आ रहा है, बस यह ई सर्वनिष्ठ एफ वाला भाग नहीं आ रहा है। तो इसी बात को कुछ ऐसे भी कहा जा सकता है कि वह संपूर्ण भाग जो ई सर्वनिष्ठ एफ के बाहर है वह ई डैश सम्मिलन एफ डैश हो जाएगा। और यही चीज तो हमने यहां पर लिखी है। देखिए, ई सर्वनिष्ठ एफ और इसका हमने पूरक ले लिया है, यानी इसका अर्थ है कि वह संपूर्ण भाग जो ई सर्वनिष्ठ एफ के बाहर है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे होंगे। अब यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है ई सर्वनिष्ठ एफ, इसके पूरक की प्रायिकता हमें पता है जो कि 0.25 है, तो इसे हम लिख लेते हैं। अब यदि हम ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता लिखेंगे तो 1 माइनस में इसके पूरक की प्रायिकता लिख देंगे जो कि 0.25 है, यानी कि ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता हमें 0.75 मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ई सर्वनिष्ठ एफ की प्रायिकता 0 के बराबर नहीं है। यहां पर हमें एक धनात्मक मान यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर किसी प्रकार का अतिव्यापन अर्थात ओवरलैप अवश्य रूप से हो रहा है। तो यदि अतिव्यापन हो रहा है तो ई और एफ परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती हैं, तो हम कहेंगे परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो अब मैं आपको कहूंगा कि या तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक से या खान अकेडमी से इस प्रकार के अन्य सवाल भी करिए ताकि आप इन्हें और अच्छे से समझ पाएं।